हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। तो बच्चों, आपको जो बोर्ड की नोटिफिकेशन है वो पता ही होगी। उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको ही शामिल किया जाएगा, जैसे कि एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स, विलर्व्स, 1 मार्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो उसी पर्पज़ से मैंने चैप्टर 1 जो है उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर 3, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो बच्चों, एमसीक्यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जो राइट ऑप्शन है उसको चूज़ कर पाएँ। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, जैसे एक्सप्लेनेशन करूँगी उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर 2 और 3 के जो मेन कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मात्रा मापी जाती है, जो प्रवाह होता है, फ्लो है जो, उसका रिलेशन होता है पीरियड ऑफ टाइम से। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ऑन डेली बेसिस, जैसे डेली वेजेस होगी, मंथली इनकम हो गई, और जो कंटिन्यूटी में हैपन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है? समय की अवधि में, पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टोक चल रहा है? अब जो स्टोक होता है उसको हम मापते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, समय के एक पर्टिकुलर बिंदु पर हम उसको मापते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, वो चेंज नहीं होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो स्थिर रहता है। लेकिन जो स्पीड होती है उसको पर आवर मेजर करते हैं हम, तो वो तो फ्लो वेरिएबल हो गया। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रवाह चर है? और फिर से आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसको रिकॉल कीजिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। जैसे कि तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, तो स्टोक वेरिएबल है। लेकिन नल का पानी क्या है? कॉन्टिन्यूटी में वो हैपन हो रही है चीज़, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? प्रवाह चर। फिर है कि जिन वस्तुओं का उपयोग अग्रिम उत्पादन के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अब अग्रिम उत्पादन मतलब कि हम वस्तुओं के रूप को और बदल सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं होती हैं मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएटरी जो गुड्स होती हैं उनको बोलते हैं। क्योंकि उपभोक्ता वस्तुएं तो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए रेडी होती हैं, अंतिम वस्तुएं प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी होती हैं, उनमें और बदलाव संभव नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कि मध्यवर्ती वस्तु को अंतिम उत्पादन में शामिल करने से कौन सी समस्या पैदा हो सकती है? मतलब अंतिम उत्पादन का मतलब क्या होता है? जो फाइनल गुड है, जिसकी प्राइस में सभी तरह के रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू को शामिल कर दिया गया है। लेकिन यदि हम मध्यवर्ती वस्तु की मूल्य और इसके दोनों को शामिल कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। 6 है कि उद्यमी का उद्देश्य क्या होता है? उद्यमी कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब जो कि सभी साधनों को इकट्ठा करता है और रिस्क उठाता है। तो वो किस लिए करता है ये सब? ताकि उसको लाभ प्राप्त हो सके। तो बी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है कि वास्तविक प्रवाह में निम्न में से शामिल होता है? वास्तविक प्रवाह में दोनों शामिल होते हैं। कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसमें 2 तरह के फ्लो शामिल होते हैं। एक तो होता है रियल और दूसरा होता है मनी। मनी फ्लो का तो रिलेशन मनी से ही हो गया, लेकिन रियल फ्लो में ये दोनों शामिल होते हैं। तो वास्तविक प्रवाह में दोनों शामिल रहेंगे, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर है कि किसी विद्यालय में एक दिन में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या कौन सा चर है? एक पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा? स्टोक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को नहीं होता? मतलब इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की तरफ क्या फ्लो नहीं होता? अब इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की तरफ क्या फ्लो नहीं होता, पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या फ्लो होता है, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। वस्तुएं सेवाएं ये तो होती हैं फ्लो, लेकिन जो कर होता है, कर उत्पादक क्षेत्र किसको देता है? गवर्नमेंट सेक्टर को। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि वेतन और मजदूरी भी देता है उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को, लेकिन हमें बताना है कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो वो है टैक्स, बी ऑप्शन। 10th है, सरकार से परिवारों को कौन कौन से हस्तांतरण प्राप्त होते हैं? हस्तांतरण मतलब 1 साइडेड पेमेंट होती हैं, ठीक है, जिनके बदले कुछ देना नहीं पड़ता है। तो ये होती हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स या 1 साइडेड पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट भी बोलते हैं इनको। तो एक तरफा भुगतान होते हैं ये। तो ये कौन से होंगे? आप देखिए, सभी यदि देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। स्कॉलरशिप जो होता है ये 1 साइडेड हो गया। जैसे टैक्स है वो हम अपनी इनकम पर या किसी सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं तो हम किसी फैसिलिटी के बदले कर रहे हैं। वेतन हमें काम के बदले मिलेगा, मजदूरी भी काम के बदले मिलेगी। तो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल, टू सेक्टर मॉडल की बात हो रही है यहाँ। कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? दो शामिल होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए। फिर है कि जो थ्री सेक्टर मॉडल है उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? टू सेक्टर में ये दोनों होते हैं, ये हमने अभी कर ही लिया है। तो थर्ड सेक्टर कौन सा इंक्लूड हो जाएगा? सामान्य सरकार, गवर्नमेंट को इंक्लूड कर लिया जाएगा ना, तो वो थ्री सेक्टर मॉडल बन जाएगा जिसमें प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह में किसे शामिल करते हैं? किसे शामिल करेंगे आय के चक्रीय प्रवाह में? मैंने आपको बताई है कि इसके दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक तो वास्तविक और दूसरा मौद्रिक। रियल फ्लो, मनी फ्लो मैंने आपको समझाया था, तो सी ऑप्शन जो है वो उसका राइट ऑप्शन रहेगा। ये देखिए आपकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो रही हैं इन क्वेश्चंस को करते करते। आपको स्टॉक फ्लो, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ये सब पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बचत आय प्रवाह का डैश है। मतलब जो सेविंग होती है, देखिए सेविंग क्या है? वो पैसा जो मैंने अपने पास रख लिया, तो उससे क्या होगा? वो पैसा किस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो वो इकोनॉमी में लीकेज का काम करेगा। क्योंकि यही पैसा यदि इकोनॉमी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, मतलब इसका एक तरह से इन्वेस्टमेंट में प्रयोग किया जाए तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेट करने में मदद करता है, तो वो तो हो जाता है इंजेक्शन। लेकिन सेविंग मतलब पैसा आपका ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीकेज। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि इंजेक्शन में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? अभी मैंने आपको बताया इंजेक्शन मतलब जो इकोनॉमी की ग्रोथ को स्पीडी करता है उसको हम इंजेक्शन, समावेश बोलते हैं, भरण बोलते हैं। तो इनमें से आप देखिए, निवेश करने से तो नेचुरली इकोनॉमी इंजेक्ट होगी। आयात, जो आयात हैं ये राइट आंसर है, क्योंकि आयात की वजह से क्या होगा? हमारा जो इकोनॉमी का पैसा है वो आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होने का मतलब क्या है? कि वो दूसरी इकोनॉमीज़ को बेनिफिट कर रहा है और हमारी इकोनॉमी के लिए वो नुकसानदेह है, तो ये हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन का काम नहीं करता है। लेकिन निर्यात से क्या होगा? पैसा इनफ्लो होगा। ठीक है, तो निर्यात भी इंजेक्शन है, उपभोग व्यय भी इंजेक्शन है। नेक्स्ट है वित्तीय क्षेत्र, वह क्षेत्र है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल सेक्टर, तो ये क्या करता है? उधार देता है, जमा स्वीकार करता है। तो राइट आंसर क्या है? ए और बी। बैंक इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आय के चक्रीय प्रवाह के तीन क्षेत्रीय मॉडल में क्या शामिल नहीं है? तो मीन्स थ्री सेक्टर मॉडल की बात हो रही है। थ्री सेक्टर में क्या क्या आएगा? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर आएगा, दूसरा फर्म भी आएगी, तीसरी गवर्नमेंट भी आएगी। तो ये तीनों क्षेत्र जो हैं मिलकर थ्री सेक्टर मॉडल बनाते हैं। लेकिन क्या शामिल नहीं है वो हमें बताना है, तो वो है विदेशी क्षेत्र। ये होता है फोर सेक्टर मॉडल में इंक्लूड किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शेष विश्व क्षेत्र वह है। देखिए जो विश्व विदेशी क्षेत्र होता है उसी को ही हम शेष विश्व क्षेत्र बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के नाम से इसको हम बोलते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर जो हमारे देश से बाहर के विदेशी क्षेत्र जो हो गया वो हो गया इसमें शेष विश्व क्षेत्र। तो यह कौन सा क्षेत्र हो गया? जो कि आयात और निर्यात करता है, मतलब जिस पर हम इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट के लिए डिपेंड होते हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है।